क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दे रखा है। मिस्टर धीरज करके एक बंदा है, एज 48 ईयर्स, रेजिडेंट इंडियन, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 इस ईयर के रिलेटेड धीरज ने आपको ये इतनी सारी डिटेल दी है और आपसे पूछा क्या है, उसकी टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो देखिए पहले एक एक अपन पॉइंट पढ़ेंगे। अब एक बात समझना क्या क्या पॉइंट है करके। सबसे पहला देखिए क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 1, ही ऑक्यूपाई द ग्राउंड फ्लोर फॉर हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग and has let out the first floor for the residential use at an annual rent of 3,34,000. He has paid the municipal taxes 30,000 for the current financial year. Both this floor are of the equal size. तो देखिए पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट आपको कौन से हेड से है, हाउस प्रॉपर्टी हेड से। उसके पास एक घर है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर जो है वो उसने खुद ने ऑक्यूपाई किया है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो उसने लेट आउट कर रखा है। तो ये पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई, आपका पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई एरिया वाइज। तो दो कॉलम बनेंगे, एसओपी वाला एसओपी में जाएगा और तुम्हारा जो क्या बोलते हैं एलओपी वाला एलओपी में जाएगा। दो कॉलम वाला अपन हाउस प्रॉपर्टी में सीखे थे ना, वैसा होगा। तो ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। आगे क्या दे रखा है, As per interest certificate from ICICI Bank, he paid the 1,80,000 as interest and 95,000 towards the principal repayment of the housing loan borrowed for the above residential building in the year 2015. तो ये घर 2015 में इसने लिया था और इसने क्या किया, इस साल 1,80,000 का इंटरेस्ट पे किया, 1,80,000 का इंटरेस्ट और 95,000 का प्रिंसिपल पे किया। अब एक बात समझना, अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां 24 में मिलता है, प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो 80C में ले सकते हो। जो ये प्रिंसिपल का डिडक्शन है, ये प्रिंसिपल का डिडक्शन आप 80C में लेना है तो आप 80C में प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकते हो। तो आप साथ साथ में लिख सकते हैं, ये तो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24 में अलाउ होगा, और ये तुम्हारा 95 जो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है इसका आप 80C में डिडक्शन ले सकते हो अंडर चैप्टर 6A। आगे क्या दे रखा है, ही ओन्स an industrial undertaking established in the SEZ and which had commenced the operation during the financial year 2021. उसका SEZ में एक यूनिट है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अब बिजनेस की बात हो रही है और वो क्या कर रहा है, 2021 में स्टार्ट किया था। तो 2021 में स्टार्ट किया था तो दिस इज द थर्ड ईयर, 2021, 22, 22, 23 आपका तीसरा साल है। टोटल टर्नओवर ऑफ अंडरटेकिंग वाज 400 लाख which includes the 120 lakh from the export turnover। आपका टोटल टर्नओवर 400 लाख है, उसमें से आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो तुम्हारा 120 लाख है करके, ठीक है। The industrial undertaking fulfill all the condition of section 10AA of the Income Tax Act 1961. Profit from this industry is 45 लाख करके। 45 लाख का आप प्रॉफिट है, आप इसमें एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालोगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे आपको 10AA में डिडक्शन मिलता है। तो पहली चीज तो आपका प्रॉफिट 45 लाख है, तो आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना निकालोगे, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो आपका 45 लाख का इनकम है मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका कितना है 120 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर आपका कितना है 400 लाख। तो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर यहां पे 45 लाख का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 400, तो आपका 13,50,000 का आपका प्रॉफिट आया एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और जब ये 5वें साल के अंदर अंदर हो तो इसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। कौन सी सेक्शन में, 10AA में आपको 100% डिडक्शन इसका मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 क्या है, लेकिन एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 4 आपको तभी समझ में आएगा जब डिडक्शन किया हुआ है करके, ठीक है। बिकॉज ये डिडक्शन से है, न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो 80JJAA, तो न्यू एम्प्लॉय जब आप रिक्रूट करते हो ना तो उसका एक 30% आपको 80JJAA में डिडक्शन मिलता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, पॉइंट नंबर 4, he employed the 20 new employees for that industrial undertaking during the previous year 22-23। इस साल उसने नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए 20। Out of 20 employed, 12 employed as on the 1st May 2022 on the monthly emoluments of the 18,000 per month। उनका सैलरी जो है वो आपका 18,000 जो है वो पर मंथ है, कितने, 12 एम्प्लॉय का। And remaining were employed on the 1st August 2022
on the monthly emoluments of the 12,000 per month. All this employee participate in the recognized provident fund and they are paid their emolument directly to their bank account. तो एक बात बताइए, यहां पे जो आपने जो emoluments पे किया है वो emoluments पे किया है वो 20 एम्प्लॉय को किया है और 20 एम्प्लॉय में से 12 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि 1 मई को रिक्रूट हुए थे और बाकी वाले 8 एम्प्लॉय जो 1 अगस्त को रिक्रूट हुए थे। और एक बात बताओ, किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं है। इफ सैलरी इज मोर देन 25,000 तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट 25,000 से ज्यादा नहीं है तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। 25 से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, 25 है तो मिलेगा। अब एक और चीज समझना, इसमें एक और कंडीशन ये थी कि आपका 240 डेज तक उसने काम किया हो पूरे साल में। तो 240 डेज तो किया ही है ना, क्योंकि आप अगर अगस्त से काउंट करते हो, मई से करोगे तो है ही है, अगस्त से करोगे तो भी आप एक बात बताइए 240 डेज तो हो ही रहा है, क्योंकि अप्रैल मई जून एंड जुलाई आपका 122 माइनस 365 तो भी आपका 243 डेज हो रहा है। अगर कोई अगस्त से रिक्रूट करता है तो भी तो आपका 243 डेज हो रहा है। तो 240 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में काम किया है तो इनको जितना सैलरी पे करेंगे ना उसका 30% का आपको डिडक्शन मिलेगा 80 डबल जे डबल ए में, 80 डबल जे डबल ए में, 80 डबल जे डबल ए में, 80 डबल जे डबल ए में करके, ठीक है। 80 डबल जे डबल ए में आपका कितना मिलेगा, आपका 30% का डिडक्शन मिलेगा जितना सैलरी पे किया है, ठीक है। चलिए बाकी इसको छोड़ के बाकी सब समझ में आ जाएगा जिन्होंने डिडक्शन नहीं किया, बट अब तो कर लिया ही होगा ऐसा। चलिए उसके बाद he earned 30,000 and 45,000 as interest on the saving bank deposit and the fixed deposit respectively। उसको 30,000 है वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है एंड 45,000 उसको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दे रखा है, he also sold his vacant land। उसने एक वैकेंट लैंड बेची इस साल 13 लाख में। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 14 लाख, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 14 लाख है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एज ऑन 1/4/2001 है वो 4.8 लाख था एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट लैंड एज ऑन दैट डेट वाज 3.8 लाख था। This land was acquired by him on 15/9/1997 at 2.8 lakh and he incurred registration expenses 12,000 at that time। मतलब जब खरीदा था उस टाइम उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 12,000 आया, ये कैपिटल गेन का पार्ट है करके, ठीक है। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड 1-2 आपको दे रखा है 331 एंड 100। नेक्स्ट पार्ट, he paid insurance premium 49,000 towards the life insurance policy of his son who is not dependent on him। जैसा मैंने डिडक्शन में बताया था, इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन 80C में मिलता है और भले वो आप पे डिपेंडेंट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो डिपेंडेंट वर्ड सिर्फ आपके 80D की सीरीज में आया था, बाकी कहीं नहीं आया। 80D में था, 80DD में था, 80DDB में था, बाकी कहीं पे डिपेंडेंट वर्ड नहीं है। तो डिपेंडेंट नहीं है तो भी आपको यहां पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। आपसे पूछा क्या है, You are requested to compute his total income and tax liability of Mr. Dheeraj for the assessment year 23-24 in the manner so that he can make the maximum tax saving। आपको ऐसे बताना है कि वो मैक्सिमम टैक्स सेविंग कैसे कर सकता है करके, ठीक है। चलिए इस सेक्शन में कहीं पे नहीं लिखा इग्नोर 115 बीएससी। तो 115 बीएससी अगर कहीं पे इग्नोर करने को नहीं लिखा तो आपको 115 बीएससी को भी फॉलो करना पड़ेगा। पहले अपन नॉर्मल प्रोविजन से निकालेंगे, फिर अपन 115 बीएससी से निकालेंगे। नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकालेंगे, 115 बीएससी से टैक्स निकालेंगे। जिसमें टैक्स कम आएगा वो उसको एडवाइस करेंगे कि भैया तू ये ले ले करके, ठीक है। जिसमें टैक्स कम आएगा वो हम एडवाइस करेंगे, क्योंकि यहां पे इग्नोर 115 बीएससी नहीं लिखा हुआ और इंडिविजुअल है, और जहां इग्नोर 115 बीएससी नहीं लिखा करके, ठीक है, वहां 115 बीएससी से भी करना पड़ेगा। तो चलिए, तो जहां पार्ट क्वेश्चन है 1 घंटा लगेगा अप्रॉक्स करके, ठीक है, बट 1 घंटे के अंदर अंदर हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए 1 घंटा लगेगा, आंसर इज यस लगेगा। 1 घंटा तो लगेगा ही, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि धीरे 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 स्लोली होले होले करेंगे और जब आप वापस रिवाइज भी करो तो आपको पता होना चाहिए क्या कराया था। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपकी बुक में जहां पे भी दे रखा है वहां से आप लिखना चालू करेंगे। दैट इज द क्वेश्चन नंबर आपका 18 है आई थिंक, एंड पेज नंबर जो भी है वो आप लिख लीजिए और आप चालू करेंगे मिस्टर धीरज। प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। एंड सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट ए क्या करेंगे,
तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन मींस जो नॉर्मल प्रोविजन 115 बीएससी पार्ट बी में करेंगे। चलिए देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सबसे पहले करेंगे। अब एक बात समझिए, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अगर आप निकालने जाएंगे तो आप एक काम करिए, 2 कॉलम बना दीजिए। एक काम करते हैं, मैं एक साथ यहीं पे करते जाऊंगा एक एक हेड का इनकम, तो बेटर रहेगा। आप एक काम करिए, कम से कम आप 2 पेज जो है वो 2 पेज तक आप ड्रॉ कर दीजिए, 2 अमाउंट कॉलम और एक पर्टिकुलर कॉलम। 2 पेज तक आप ड्रॉ कर दीजिए, एक आपका अमाउंट कॉलम और एक पर्टिकुलर कॉलम। एक अमाउंट कॉलम एंड एक पर्टिकुलर कॉलम। तो सबसे पहला आपका पर्टिकुलर और ये 2 अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम एंड अमाउंट कॉलम, ठीक है। चलिए एक एक हेड का इनकम लेंगे। आप क्वेश्चन को देखते जाना, क्वेश्चन छोटा है बट सॉल्यूशन बड़ा बनेगा। आप एक एक क्वेश्चन में देखते जाना, आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। सबसे पहले सैलरी का इनकम तो इसमें कहीं है ही नहीं, सीधा हाउस प्रॉपर्टी से चालू करेंगे। तो सबसे पहला हेड है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं यहीं पे कर देता हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और फर्स्ट फ्लोर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो पहले मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करता हूं। तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं, मैं अब यहां 2 कॉलम मेरे पास बनाने को नहीं है। अगर अपन अलग से क्वेश्चन करते तो 2 कॉलम बनाते, एक तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर एसओपी, एक एलओपी, सब पूरा लिखते वगैरह। मैं सीधा कर रहा हूं, पहले ग्राउंड फ्लोर लेता हूं फिर फर्स्ट फ्लोर लूंगा। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर ऑफ प्रॉपर्टी जो आपका एसओपी है। अब आपको पता है एसओपी के केस में आपका हमेशा नेट एनुअल वैल्यू से चालू करने का, और नेट एनुअल वैल्यू जो है एसओपी में तो नील ही होता है। इसमें से अपन लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी में। 2 डिडक्शन लेस होते थे, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एनएवी नील है तो आपका 30% भी नील आएगा। दूसरे पॉइंट में देखिए आपको इंटरेस्ट दे रखा है, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1,80,000। तो 1,80,000 का इंटरेस्ट ये पूरे घर का है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका 90,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। एक बात बताइए, एसओपी के केस में मैक्सिमम आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है, 2 लाख का इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो यहां पे 90,000 है, तो 90,000 का आपका नेट इनकम जो है वो 90,000 हो जाएगा। नेट इंटरेस्ट आपका 90,000 नेगेटिव इनकम। एसओपी के केस में आपने 90,000 ले लिया नेगेटिव इनकम। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। और एक बात बताइए, आपका जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है, जिसको आप एलओपी बोलेंगे, एलओपी बोलेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी। अब एक बात समझिए, यहां पे आपको सीधा ग्रॉस एनुअल वैल्यू दे रखा है। शायद इस क्वेश्चन में आपको सीधा एनुअल वैल्यू दे रखा है इन्होंने। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, तो मैं बताऊं यहां पे आपको सीधा ही एनुअल वैल्यू दे रखा है। अब एक बात बताइए, जब आपका सीधा यहां पे एनुअल रेंट दे रखा है करके, ठीक है, तो एनुअल रेंट का मतलब हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो एनुअल रेंट दे रखा है, इसका मतलब आपका एक्चुअल रेंट। तो देखिए एक्चुअल रेंट जो दे रखा है यही हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि और तो कोई चीजें दे नहीं रखी है। और कितना दे रखा है, 3,34,000, 3,34,000।
अब इसमें से आपको क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है म्युनिसिपल टैक्सेस। एक बात समझिए, आप म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे करते हैं, और म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया 30,000 का, तो म्युनिसिपल टैक्सेस आपने 30,000 का पे किया है, बट 30,000 तो पूरी बिल्डिंग का है, लेट आउट पार्ट तो आपका आधा ही है, तो मैं बोलूं 15,000 का म्युनिसिपल टैक्सेस लेस हो जाएगा, तो आपके पास में बच जाएगा कितना, 3,19,000। ये आपका आ गया एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और 24 में दो डिडक्शन आते हैं, एक तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक बात बताइए, आपको 3,19,000 है, वो 3,19,000 का 30% कितना आएगा, 95,700। अब एक बात बताओ, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, आपका 180 का डिवाइड बाय 2 तो 90,000। तो मुझे एक बात बताइए, यहां एलओपी के केस में आपका इनकम कितना आया, तो एलओपी के केस में 3,19,000 माइनस 95,700 माइनस 90,000, तो ये बच गया 133,300, 133,300 बच गया। अब एक बात समझिए, 133,300 आपका पॉजिटिव इनकम है, और आपका लॉस कितना है 90,000, तो सेट ऑफ होगा हाउस प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं। वो 30,000 तब होता था ना एसओपी में, जब आपने लोन रिपेयर रिनोवेशन के लिए लिया है, तब 30,000 आता है। यहां तो परचेज के लिए लिया है, 1499 के बाद लिया है करके, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख का एसओपी में आता है। अब एक बात बताओ, इसको अगर आप सेट ऑफ कर देते हैं, तो सेट ऑफ करने के बाद अगर आप देखेंगे, सेट ऑफ करने के बाद आप देखेंगे तो आपका 40 कितना आया, 90,000 को लेस कर दो तो 43,300 आपका नेट इनकम आ गया। That is called your net income from house property। तो ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आया 43,300। अब आप एक काम करेंगे, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हमने निकाल दिया, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मैंने निकाल दिया। अब मैं बात करता हूं पीजीबीपी की। तो हाउस प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब एक बात समझिए, आपका यहां पे कितना लिखा हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड यूनिट है, तो एसईजेड यूनिट से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 45 लाख का है। अब इसका जो डिडक्शन है ना, वो तो अंडर चैप्टर 6A के बाद मिलता है, ऐसा मैंने आपको बताया था वहां एसईजेड में भी, कि आपको जो डिडक्शन मिलेगा ना वो लास्ट में लेना है, डिडक्शन टॉपिक में लास्ट में लेना है करके, ठीक है। एसईजेड का जो 10AA का डिडक्शन है वो आपको लास्ट में लेना है, क्या लेना है, लास्ट में लेना है, ठीक है। तो वो डिडक्शन अपन लास्ट में लेंगे, अंडर चैप्टर 6A के बाद 10AA का डिडक्शन लास्ट में मिलता है, तो वो अपन लास्ट में लेंगे। ये बिजनेस की भी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कैपिटल गेन हेड की। तो चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब एक बात समझना, कैपिटल गेन में आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर आप देखते हैं, उस पॉइंट को पढ़िए, आपने 13 लाख में प्रॉपर्टी बेचा है, तो आपका सेलिंग प्राइस है ना वो 13 लाख है, लेकिन आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपको दे रखा है, दैट इज द 14 लाख है। अब एक बात बताइए, आपका सेलिंग प्राइस 13 लाख है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 14 लाख है, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपका क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है या नहीं, कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है या नहीं। तो 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 110%, 14,30,000 होता है, उससे ज्यादा नहीं है। तो एक बात बताओ, यहां पे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो आपका 13 लाख ही आएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 13 लाख ही आएगा।
तो यहां पे मैं चाहिए ब्रैकेट में तो लिख लेता हूं, और ब्रैकेट में लिखूंगा कि सिंस एसडीवी इज नॉट मोर देन 110% of consideration, so consideration treated as full value of consideration. So consideration treated as full value of consideration. ठीक है, full value of consideration आपका consideration माना जाएगा 13 लाख। अब एक बात समझिए, इसमें से आप लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे ये असेट 19, और पहले लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो कुछ दे नहीं रखा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ नहीं दे रखा, तो यही तुम्हारा आ गया नेट कंसिडरेशन। अब एक बात बताओ, ये नेट कंसिडरेशन आया, इसमें से ये जो घर है ये तो बहुत पहले खरीदा हुआ है, वैकेंट लैंड बहुत पहले, कब खरीदा हुआ है, 97 में। तो 97 में खरीदा हुआ है तो लॉन्ग टर्म है, तो इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, आंसर इज यस। तो लेस करेंगे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको लेना है 142001 से पहले वाला है, तो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लीजिए, और कॉस्ट को अपन कंपेयर किससे करते थे, एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, लेकिन ये एफएमवी आपके एसडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से आपको लोअर लेना होता था, और बेटा इन दोनों में से आपको विच एवर इज हायर लेना पड़ता था। अब आप देखिए कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट के लिए इन्होंने दे रखा है कि 2,80,000 में एक्वायर किया था और 12,000 का रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया था। तो मुझे एक बात बताइए, 2,80,000 है प्लस 12,000 का रजिस्ट्रेशन, मैं बोलूं 2,92,000 तो आपकी कॉस्ट थी, यहां पे 2,92,000 है वो आपकी कॉस्ट थी। अब एक बात बताइए, एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 दे रखा है 4.8 लाख, तो ये आपका दे रखा है 4,80,000, एंड गाइस आपको एसडीवी दे रखा है 3,80,000, तो 3,80,000 आप लोअर वाला लेंगे 3,80,000, ऐसा ही है, हाँ। 1 अप्रैल 2001 इट वाज अ 4.8 लाख, एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन दैट डेट इज 3.8 लाख, तो आपका 3.8 लाख, तो इनमें से लोअर वाला कितना आएगा, 3,80,000 आ जाएगा। तो आप यहां पे 3,80,000 लेंगे, तो यहां पे विच एवर इज हायर कितना होगा, 3,80,000 होगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग 3,80,000 पे आप इंडेक्स करेंगे, दैट इज 331 डिवाइड बाय 100, ये तुम्हारा 22-23 का इंडेक्स, और ये तुम्हारा 1-2 का इंडेक्स। ठीक है, तो 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3.31, इट्स कम्स टू द 12,57,800, तो ये आपका आ गया 12,57,800। तो आपका कैपिटल गेन हो गया कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 42,200, 42,200 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 42,200 आया, तो इसको आप अपन ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, और ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, ये मेरा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 42,200। अब एक बात समझिए, ये कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन हो गया, अब अपन अदर सोर्सेस की बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो 30,000 एंड 45,000, तो 30,000 ये एंड 45,000 ये। अब एक बात बताओ, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी आपको यहां एफडी का इंटरेस्ट नेट दे रखा होता, ऐसा लिखा होता कि ये नेट है करके, ठीक है, अरे भाई वो रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस तो आ गया ना,
रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस तो आ गया ना उधर, रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस तो पहले ही ले लिया ना, वो कॉस्ट में जुड़ गया ना, 292 आया। आपने खरीदा 280 में था और 12,000 रजिस्ट्रेशन का खर्चा था, तो वो तो कॉस्ट में जुड़ेगा ना, खरीदते टाइम किया था तो कॉस्ट में जुड़ता है। एक बात बताओ, यहां एफडी का इंटरेस्ट आपको 45 दे रखा है, अगर मान लो एग्जामिनर कभी आपको ऐसा दे दे, यहां दो चीजें मैं बोल रहा हूं, मेरी ध्यान देना, अगर एग्जामिनर आपको ऐसा बोले, यहां तो वर्ड क्या यूज हुआ है, इधर देखिए सब लोग, एक बार इधर देखिए, यहां पे वर्ड यूज हुआ है कि ही हैज अर्न द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसने अर्न किया, ऐसा दे रखा है। यहां दे रखा है कि ही हैज अर्न द इंटरेस्ट ऑफ 30,000 एंड 45,000 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। अगर एग्जामिनर ऐसा दे दे कि यहां पे ये 45,000 के ब्रैकेट में अगर ये लिख ले कि ये नेट है, अगर मान लो ऐसा लिख ले कि नेट है, मतलब आफ्टर टीडीएस है, या फिर एग्जामिनर ऐसा वर्ड यूज कर ले कि भाई ही अर्न की जगह वो ऐसा लिख ले कि ही रिसीव्ड इंटरेस्ट, मतलब मिला इतना है, रिसीव्ड लिखा है, तो इसका मतलब ये नेट ऑफ टीडीएस है। देखो यहां तो अर्न लिखा है तो दिक्कत नहीं है भाई, उसका इनकम जो अर्न हुआ वो 45,000 ही है इंटरेस्ट, लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा दे दे कि 45,000 है वो नेट है, तो आप क्या करोगे, ये 45,000 है, आप ये बोलोगे कि ये 45,000 90% के लिए है, मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए कितना होगा, और भैया आप क्या करेंगे, 50,000 का इंटरेस्ट इनकम लेंगे अगर नेट दिया हुआ है तो। दूसरा, अगर एग्जामिनर ये बोले कि भैया इतना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड मिला इतना, तो मिला इतना तो टीडीएस कट के मिला होगा, एफडी पे तो टीडीएस कटता है, और एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, तो वहां पे भी आपको ग्रॉस अप करके 50,000 लेना पड़ता। बट इस क्वेश्चन में सीधा ही ऐसा दे रखा है, ही हैज अर्न, अर्न का मतलब तो ये होता है कि भाई उसका इंटरेस्ट 45,000 रहेगा, उसको मिला हो सकता है कम टीडीएस काटने के बाद 45,000 पे टीडीएस काटा होगा और बाकी वाला 40,500 उसको मिला होगा, तो ही हैज अर्न, इनकम जो है वो ग्रॉस ली जाती है हमेशा, तो यहां पे आपको 45,000 अर्न दे रखा है तो मैं 45,000 ही लूंगा। अगर यहां नेट दिया होता या ऐसा दिया होता कि ही रिसीव्ड द इंटरेस्ट, वर्ड रिसीव्ड यूज हुआ होता, तो आपको हमेशा यह मानना है कि ये इंटरेस्ट नेट ऑफ टीडीएस है, और नेट ऑफ टीडीएस है तो इसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां अर्न है तो डायरेक्ट मैं 45,000 ही लूंगा, तो मैंने यहां पे लिया कितना, 45,000, तो टोटल आ गया मेरा 75,000। एक बात बताना बेटा, यहां पे आपका पांचों हेड की इनकम कंप्लीट हो गई, इसमें सैलरी की इनकम नहीं थी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, पीजीबीपी की इनकम थी, कैपिटल गेन की थी और अदर सोर्सेज की थी, तो अब आप इसकी टोटल कर दीजिए, ये आपकी हो गई ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपकी हो गई ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम जो है, जिसको आप जीटीआई भी बोल सकते हो, जीटीआई, तो जीटीआई कितनी आई आपकी, तो मैं बताऊं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी 43,300 पॉजिटिव थी, प्लस 45 लाख पीजीबीपी की इनकम, प्लस कैपिटल गेन 42,200 एंड प्लस आईएफओएस की 75,000, तो ये आपका हो गया, दैट इज 46,60,500, 46,60,500 इतनी इनकम हो गई, 46,60,500 इतना आपका जीटीआई हो गया। अब आप जीटीआई में से क्या करोगे, डिडक्शन लेस करोगे, तो देखिए डिडक्शन कौन कौन से लेस होते हैं यहां पे, तो समझना, मैं पहले थोड़ा एक्सटेंड करता हूं इस स्टेटमेंट को, तो मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, चलिए स्टेटमेंट को एक्सटेंड करता हूं, तो लिखिए, अब एक बात समझना, इसमें से मैं डिडक्शन लूंगा, पहले एसईजेड वाला ले लूं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एसईजेड वाला, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA जो एसईजेड वाला है ना, वो पहले ले लेते हैं। तो देखिए ये कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन है, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, सिंस इट इज थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन, सो deduction allowed is 100% of export profit, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%, एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होगा, इज इक्वल टू
अपन क्या करते थे, पीजीबीपी ऑफ एसईजेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो 45 लाख था, एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका 120 लाख है, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर आपका 400 लाख है। तो आपको पता है 13,50,000 आया था, मल्टीप्लाई बाय आप 100% करेंगे तो आपका 13,50,000 का डिडक्शन आ जाएगा, 13,50,000 का डिडक्शन आ जाएगा। ये तो आपका 10AA वाला। अब अपन लेते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और इसमें सबसे पहले एक 80C का, और 80C का क्या क्या है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सन है। तो 80C में आपका एक तो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सन। तो सन के लिए आप देखिए कितना पे किया प्रीमियम, 49,000। और एक वो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल था ना, तो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल का भी डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। तो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल दैट इज रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल 95,000, 95,000। तो 95,000 प्लस 49,000, यह आ गया 144, 144। अब अपन लेंगे 80JJAA, 80JJAA। तो 80JJAA वो आपके न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए उसका, अरे भाई साहब सही से आईपैड चल नहीं रहा अब, चलिए 80 मेरे हो जाएगा काम। चलिए अब लिखते 80JJAA, और 80JJAA लास्ट सेक्शन आपको डिडक्शन में पढ़ाई थी, दैट इज द 30% ऑफ सैलरी टू न्यू एम्प्लॉय। तो न्यू एम्प्लॉयज को जो आप सैलरी देते हो उसका आप ले लीजिए 30%। तो मैं एक बात बताऊं, पहले तो आपने 12 एम्प्लॉय रिक्रूट किए, और वो 12 एम्प्लॉयज रिक्रूट जो किए थे उसका पर मंथ का सैलरी 18,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय वो मई में रिक्रूट किए थे, तो 11 महीने उन्होंने काम किया। अब एक बात बताइए, 11 महीने काम किया तो उनका टोटल सैलरी कितना हुआ होगा? अगर 12 एम्प्लॉय 18,000 पर मंथ सैलरी है और 11 महीने, क्योंकि मई में रिक्रूट किया था, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11 महीना, इट्स कम्स टू द 23,76,000, 23,76,000। अब एक बात बताइए, इसके बाद आपने एक और एम्प्लॉय रिक्रूट किए, 8 एम्प्लॉय और रिक्रूट किए थे, और 8 एम्प्लॉयज को सैलरी आप पर मंथ 12,000 दे रहे हो, और उनको रिक्रूट अगस्त में किया है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 8 महीने का सैलरी हो गया। अब एक बात बताइए, 8 महीने का सैलरी कितना हुआ? तो 8 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 महीने का, तो आपका आ गया 7,68,000, और 7,68,000 प्लस आपका 2376, तो आपका 31,44,000 आ गया। इतना सैलरी आपने टोटल पे किया, इसका 30% डिडक्शन मिलेगा यहां पे। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ 31,44,000। तो इसका अगर आप 30% करेंगे, 31,44,000 का 30% करेंगे, इट विल बी 943,200।
तो बाबू 943,200 आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पे आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और है, और आप रेजिडेंट हो तो आपको 80 टीटीए का डिडक्शन और मिलेगा, और सीनियर सिटीजन होते तो 80 टीटीबी मिलता। नॉर्मली आपको 10,000 का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि सेविंग बैंक का आपका इंटरेस्ट कितना 30,000 है, तो 30,000 और 10,000 विच एवर इज लोअर इज 10,000, तो लास्ट आप लिखिए 80 टीटीए, और 80 टीटीए जो है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट का आपका 10,000 का इंटरेस्ट और मिल जाएगा। अब आप निकाल दीजिए, इट इज कॉल योर नेट टैक्सेबल इनकम, या इसको आप टोटल इनकम बोल सकते हैं, टोटल इनकम, या फिर इसको एनटीआई आप प्यार से बोलते हैं। तो चलिए 46,60,500 माइनस 13,50,000 माइनस 1,44,000 माइनस 943,200 माइनस 10,000, तो ये आपके पास आ गया 22,13,300, 22,13,300। अब आप इसको, इस पे टैक्स निकालना है। 22,13,300 ये आपका आ गया टोटल इनकम, या जिसको नेट टैक्सेबल इनकम बोलेंगे। अब आपको इस पे टैक्स निकालना है। अब आपको इस पे टैक्स निकालना है, तो टैक्स कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें एक स्पेशल रेट और है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट वाली इनकम और है, कितनी है 42,200, इस पे आपका टैक्स लगेगा 20% से। तो स्पेशल रेट्स वाले पे स्पेशल रेट से, बाकी पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। नॉर्मल स्लैब रेट अभी यूज करेंगे पहले। तो देखिए, अपन लेंगे यहां पे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम आप एक बात समझिए, सबसे पहला आपका टैक्स ऑन एलटीसीजी, और एलटीसीजी आपका कितना है 42,200 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो 42,200 मल्टीप्लाई बाय 20%, इट्स कम्स टू द 8440, यह आ गया 8440। उसके बाद टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, तो बैलेंस इनकम पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। तो बैलेंस इनकम आपका कितना बचेगा? आपका 22,13,300 में से आप 42,200 को लेस कर दीजिए। तो आपका 22,13,300 माइनस 42,200 को लेस करेंगे तो आपका 21,71,100 बचेगा। उस पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। तो देखिए, इसमें मैं क्या करूंगा, अप टू 2,50,000 वाला स्लैब रेट, तो भैया कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5% कितना 12,500। मोर देन 5 लाख अप टू आपका 10 लाख, 20% आपका 1 लाख, एंड मोर देन 10 लाख अप टू 22,13,300 30% की रेट से, नो 22 नहीं आएगा, सॉरी 21,71,100 30%, 3,51,330, 4,63,830। इसकी टोटल करिए, प्लस 8,440, तो ये आ गया 4,70,000 नहीं 72,000, 4,72,270। सरचार्ज लगेगा नहीं, इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो इसका 4% 18891, और इसको ऐड कर दीजिए 491,161, एंड अगर आप इसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो 491,160 है, इतना आपको टैक्स आ रहा है
एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर नॉर्मल प्रोविजन आपको इतना टैक्स आ रहा है 4,91,161। सही किया है ना मैंने, 463,830 प्लस 8,440 प्लस 4%, सही है 491,160, हाँ सही है। डन, ये आपका नॉर्मल प्रोविजन से आ रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात समझना, इतना हो गया, जब इतना हो जाए तो बोलो डन, इतना हो जाए तो बोलो डन, इतना हो जाए तो बोलो डन। ये डिडक्शन वाला पार्ट, एक बात बताओ, किसी ने बोला कि सर दो डाउट है बच्चों के। एक तो ये डाउट है कि सर ये आपने जो निकाला ये 21,71,100 कहां से आया। देख, तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है, एक बात बताइए, तुम्हारी टोटल इनकम 22,13,300 है, इसमें से 42,200 को हटा दीजिए। 42,200 स्पेशल रेट वाली इनकम है, तो स्पेशल रेट को छोड़ के बाकी पे नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा ना, तो इसमें से स्पेशल रेट हटाते हैं तो आपका बचता है 21,71,100। अब एक और चीज समझना आप लोग, अब एक और चीज समझना आप लोग, अब एक और चीज समझना, किसी ने ये और पूछा, एक और निकिता, एक और चीज समझना, एफडी का इंटरेस्ट पे एटीसी थ्योरी मिलता है। आशी, एफडी कराते हो 5 साल का तो एटीसी मिलता है, एफडी के इंटरेस्ट पे एटीसी नहीं मिलता। एफडी अगर आपने कराई 5 साल की तो उसका मिलता है एटीसी। चलो डन, यहां तक हो गया, चलिए वेरी गुड। हाँ चलिए, अब एक बात समझना, यहां से अभी एक और आपके लिए एक बाउंसर आने वाला है। एक बात बताओ, जब आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हो, और आप याद करिए वो लेक्चर को जिसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लो आपका जब भी एग्जाम में अगर आपको दिख जाए 80 डबल जे डबल ए, या आपको 35 एडी या 10 डबल ए जो आपका एसईजेड वाला सेक्शन है, 35 एडी वो स्पेसिफाइड बिजनेस, या इनकम बेस्ड डिडक्शन में 3 डिडक्शन, कौन सा, 80 डबल जे डबल ए एज वेल एज 80 QQB 80 RRB, तो आप ध्यान रखना यहां पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी लगेगा, यहां AMT भी लगाना पड़ेगा। तो ये तो आपने नॉर्मल टैक्स के हिसाब से टैक्स निकाला, अब आपको यहां AMT भी तो लगेगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी तो लगेगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देखो, आपको बोला था कंपनी को छोड़ के बाकी सब पे लगता है, और मैंने बोला था कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में कहीं आपको दिख जाए कि अगर 35 AD का डिडक्शन या 10 AA का डिडक्शन या 80 डबल जे डबल ए 80 QQB एंड 80 RRB, 80 डबल जे डबल ए 80 QQB RRB करके, ठीक है, अगर वो दिख जाए तो आपको यहां ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एक बार AMT भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और AMT से देखना पड़ेगा कि भैया AMT जो है वो AMT कितना आ रहा है, क्योंकि AMT और नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपन कैलकुलेशन करते हैं AMT की। तो चलिए अब अपन कैलकुलेशन करते हैं यहां पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, या जिसको बोलते हैं AMT। अब एक बात बताओ, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स या AMT है, उसमें अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा, याद आया सर, आया सर, आया सर याद, AMT कैसे कैलकुलेट करते थे, तो उसमें 2 चीजें थी। मैंने बोला था पहले आप टैक्स निकालिए, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन,
ऑफ इनकम टैक्स, और दूसरा आप एक काम करिए, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% ले लीजिए, विच एवर इज हायर है, इतना आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। अब एक बात बताओ, आपका टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स तो आया ना 491 एंड 160 आया। अब आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% लेना है। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते कैसे है? तो देखिए, आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए मैंने बताया था कि एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते थे नेट टैक्सेबल इनकम। क्या आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है? तो इस एग्जांपल में आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है 2213,300। तो आपकी कितना था? 2213,300। तो 2213 और 300 है, ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है। आपको मैंने बोला था इसमें से जो डिडक्शन आपने लिए हैं वापस से एड बैक करेंगे। कौन कौन से? एक तो अगर आपने डिडक्शन लिया है अंडर सेक्शन 10AA का, तो वो आप एड बैक कर दीजिए। दूसरा, अगर आपने डिडक्शन लिया है अंडर सेक्शन 80JJAA का, तो वो आप एड बैक कर दीजिए। तो आपका 10AA का डिडक्शन आपने लिया है, ऊपर देखिए 13,50,000, और आपने 80JJAA का डिडक्शन लिया है 9,43,200। तो आप इसकी टोटल कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। तो यहां पे आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आया 22,13,300 प्लस 13,50,000 प्लस 943,200, इट्स कम्स टू द 45,06,500। ये आपका आ गया क्या? एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस एडजस्टेड टोटल इनकम जो है, इस एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप टैक्स निकालेंगे। तो AMT कितना होगा? तो AMT होगा 45,06,500 का आप 18.5% करिए, तो इसका 18.5% इट्स कम्स टू द 8,33,703 आ जाएगा। अब आपका इसमें सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि ये 50 लाख से ज्यादा नहीं है। ऐड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो इसका 8,33,703 का 4% आया। दैट 4% इज आपका 33,348 आया। तो यहां पे आपका टोटल आ गया, और इस टोटल को बोलेंगे 8,67,051 करके, ठीक है 051। और अगर आप इसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो आया 867,050, और 867,050 इसको बोलेंगे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो एक बात बताइए, यहां ऊपर कितना आ रहा है आपका 867,050। तो दोनों में से हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा, और दोनों में से हायर पे करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको यहां AMT पे करना पड़ेगा 867,050। कैसे निकाला? तो 22,13,300 प्लस 13,50,000 का डिडक्शन वापस ऐड बैक कर दीजिए, और ये आपका आया था, इसका निकाला आपने 18.5% प्लस कर दिया 4%, ये 867,051, दैट इज 867,050 इतना आपको। तो गवर्नमेंट को आपको कितना पे करना पड़ेगा? 867,050। और जब इतना पे करोगे तो आपको यहां AMT क्रेडिट भी बनेगा। तो आपको इस एग्जाम्पल में कितना पे करना पड़ेगा? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेड कलर से, यहां पे लिख रहा हूं ऐसा ब्रैकेट बना के कि एसएससी को कितना नेट पे करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं एसएससी रिक्वायर टू पे, एसएससी रिक्वायर टू पे जो है, एसएससी रिक्वायर टू पे 8,67,050 टू गवर्नमेंट। सो AMT क्रेडिट कितना होगा? सो AMT क्रेडिट होगा 867,050 माइनस आपका 491,160। तो आपके पास AMT क्रेडिट बनेगा 491,160। तो आपके पास 3,75,000
890 का आपके पास AMT क्रेडिट रहेगा, बट अभी आपको पे कितना करना पड़ेगा, 867,050 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। चलिए इतना करिए, बोलिए डन एक बार। इतना हो गया तो बोलिए डन एक बार। इतना हो गया तो बोलिए डन एक बार। इतना हो गया तो बोलिए डन। ये AMT वाला पार्ट भी आएगा। चलिए इतना हो गया तो अब आप बोलिए डन। डन सर। AMT अनुराग कब करना पड़ता है, जब आप 80 डबल क्या बोलते हैं 80 डबल जे डबल ए 10 डबल ए 35 AD या फिर 80 QQB RRB के डिडक्शन लेते हो। मैंने बताया था 5 केसेस में, आप वो लेक्चर देखना, आपको ओपन में डाला हुआ वो लेक्चर आपके पास ओपन में पड़ा होगा। चलिए अब एक बात बताइए, ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है एग्जाम में, बट आता है तो इतना बड़ा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, कितना आप सोचोगे। ठीक है चलिए अब एक चीज समझिए, अपन अगले पार्ट पे चलते हैं। एंड अगला पार्ट अब अपने को करना है 115 BAC। अब तो छोटा सा पार्ट बचा है 115 BAC, तो हेडिंग दे दीजिए पार्ट बी। हेडिंग दे दीजिए पार्ट बी। एंड पार्ट बी, इफ SSC ऑप्ट सेक्शन 115 BAC, अगर SSC 115 BAC करता है तो क्या होगा, हाउ टू कंप्यूट द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, कैसे आएगी, तो लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। चलिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, 10 लाइन का स्टेटमेंट बना दीजिए, 2 अमाउंट कॉलम एंड 1 पर्टिकुलर कॉलम। इसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा नहीं। क्यों एफर्ट नहीं लगेगा अभी मैं बताता हूं। एक बात बताओ मुझे, एक बार 115 BAC को रिवाइज करके आ जाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। चलिए एक बार 115 BAC को रिवाइज करके आ जाते हैं। देखिए 115 BAC क्या बोलता था। अगर मैं 115 BAC को रिवाइज करके आऊं तो इधर देखो 115 BAC में मैंने क्या बताया था। एक बार मैं 115 BAC को रिवाइज करके आ जाता हूं, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा 115 BAC। या आ गए 115 BAC पे। अब एक बात समझना, एक बार अगर मैं 115 BAC को रिवाइज करूं तो इंडिविजुअल HUF ये सेक्शन ले सकते हैं। ये इंडिविजुअल है धीरज, आंसर इज यस। स्लैब रेट ये हो जाएगी, इधर 2.5 बढ़ाते जाइए और उधर 5-5% बढ़ाते जाइए। अब एक बात समझना, आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी। क्या क्या, एक तो सैलरी में सेक्शन 16 के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, HRA की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, LTC की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, अलाउंसेस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट DTDC वाला मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में देखो SOP में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में आपको SOP में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर आपका LOP DLOP का लॉस है तो वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। अगर लॉस है तो वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। अब एक बात समझना, PGBP में 10AA का SEZ का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद ये डोनेशन वाली सेक्शन नहीं मिलेगी, 35 AD नहीं मिलेगी। IFOS में बेटा ये आपका जो माइनर का इनकम ऐड होता है उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। MP MLA को अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी और अंडर चैप्टर 6 से एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, 2 मिलेगी, 80 JJAA एंड 80 CCD2। तो 80 JJAA मिलेगी, आंसर इज यस, एंड 80 CCD2 मिलेगी, बाकी कोई अंडर चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी अगर 115 BAC लेते हो तो AMT आपको नहीं लगेगा, AMT आपको एप्लीकेबल ही नहीं है और AMT क्रेडिट फिर आपका लैप्स हो जाएगा, तो AMT आपको एप्लीकेबल ही नहीं है। चलिए इस नॉलेज के बेसिस पे अब अपन क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो क्या क्या चीजें मिलेगी, क्या क्या चीजें नहीं मिलेगी, आप अपना सॉल्यूशन को देखिए। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं बताऊं, अब मैं फटाफट करूंगा क्योंकि पीछे कर रखा है और उसी का सीधा आपको लिखना है, जहां जहां जो डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो बेनिफिट नहीं मिलेगा वो नहीं लेंगे करके, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में आपने जो इनकम SOP का निकाला है, मुझे एक बात बताइए, SOP में आपने इंटरेस्ट लिया था? आप देखिए, आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। SOP में मैंने यहां पे इंटरेस्ट लिया था, कितना लिया था? SOP में 90,000 का इंटरेस्ट लिया था, अब इसमें नहीं मिलेगा अगर 115 BAC लेते हो।
तो 115 बीएससी लेते हो तो एसओपी का इनकम आपका नील होगा, लेकिन एलओपी का इनकम कितना होगा, तो एलओपी का इनकम उधर कैलकुलेट किया है ना, तो सीधा उसी से रेफरेंस आएगा। तो एलओपी का इनकम आपका 133,300 होगा, तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलओपी का लॉस होता तो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होता, बट एलओपी का इनकम आपका 133,300 आ जाएगा, तो एज इट इज आप यहां पे ले लिए 133,300। अब एक बात समझिए, नेक्स्ट आपका पीजीबीपी, तो पीजीबीपी का इनकम जो है वो आपका एज इट इज 45 लाख आ जाएगा। उसके बाद आप बात किए कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन अपन ने कैलकुलेट कर रखा है ना, 42,200 था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपका 42,200 एज इट इज ले लीजिए, 42,200। उसके बाद आपका आईएफओएस का इनकम जो उधर कैलकुलेट किया था अपन ने, एज इट इज इधर ले लेते हैं 75,000, एज इट इज ले लेते हैं 75,000, कुछ भी चेंज नहीं है, कोई बेनिफिट लिया नहीं है, 75,000। तो ये आपका 115 बीएससी के हिसाब से ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, 1,33,300 प्लस 45 लाख प्लस आपका 42,200 प्लस आपका 75,000, सो आपका आ गया 47,50,500। तो आपका आ गया 47,50,500। अब इसमें से आपको डिडक्शन लेस करने हैं, तो आपको 10 AA का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका बाकी डिडक्शन वो 80JJAA मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में सिर्फ आपको 80JJAA मिलेगा। तो 80JJAA कितना था, ऊपर कैलकुलेट किया था, 80JJAA अपना था 943,200, तो लिख लेंगे यहां पे 943,200। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पे नोट लिख लेता हूं कि अदर डिडक्शन आपको कोई भी नहीं मिलेंगे 115 बीएससी में। तो नोट में क्या लिखता हूं, not allowed if assessee follow 115 BAC। तो ये डिडक्शन के बाद जो बचेगा ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई, तो इसको ले लीजिए आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 47,50,500 माइनस 943,200, that is 38,07,300। अब आप इस पे टैक्स निकालिए। तो जब आप इस पे टैक्स निकालते हैं, अब आप इस पे अगर टैक्स निकालते हैं हितेश शमशेर, अगर आप इस पे टैक्स निकालते हैं तो स्पेशल रेट पे, तो वो स्पेशल रेट से लगेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो अगर अपन टैक्स लायबिलिटी निकालते तो सबसे पहला टैक्स ऑन एलटीसीजी, एलटीसीजी कितना है आपका 42,200, इस पे आपका 20% आएगा। तो 42,200 का 20% ये 8440 आया। उसके बाद टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, तो बैलेंस इनकम आपका 38,07,300 माइनस 42,200, तो बचा कितना आपके पास 37, सही बोल रहा हूं मैं, ओ सॉरी 38,07,300 माइनस 42,200, तो आपके पास बचा 37,65,100, 37,65,100। इस पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए, लेकिन यहां स्लैब रेट वो 6 स्लैब रेट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आप 115 बीएससी से कैलकुलेट कर रहे हो। तो 115 बीएससी से कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 6 स्लैब लगेंगे। 6 स्लैब कैसे,
अप टू 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख पे 5% 12,500। मोर देन 5 लाख अप टू 7,50,000 आपका 10% कितना आया 25,000। मोर देन 750 अप टू 10 लाख 15% 37,500। अप टू 25% 67,500। 15 लाख से लेके 37,65,100। 30% ये आया 679 530 टोटल करिए 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 ये आपका आ गया 867,030। तो आपका टोटल आ गया टैक्स प्लस 8,440 तो 875 470 ऐड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% 34 सॉरी का 4% 35,019 टोटल हो गया 9,10,489। तो नेट टैक्स दैट इज करोगे तो 9,10,490 9,10,490। अब इसके नीचे नोट लिखिए। एक तो पहला नोट तो ये लिखिए कि भैया अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो एएमटी नहीं लगेगा। तो नोट इफ एसएससी ऑप्ट 115 BAC then AMT not applicable। अब कंक्लूजन में आप बताइए 62,000। ओ यहां गड़बड़ है ना, यहां एक सेकेंड है बट टोटल सही है कि नहीं। मैंने लेते टाइम तो 62,500 जोड़ा था यार। 1250 माइनस 2.5 लाख पे 25% 62,500। भाई टोटल सही किया है या नहीं? टोटल मैंने सही किया होगा शायद 679 530 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 867,030। हाँ टोटल सही किया था। चलिए अब एक बात बताइए, आपको क्या लेना चाहिए, कौन सी सेक्शन लेनी चाहिए? ये 115 बीएससी आया, 115 बीएससी के हिसाब से आपका आ रहा है 9,10,490 अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो। और अगर आप एक बात समझना, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में जाते हो तो आपको एएमटी लगेगा, बट एएमटी के बाद भी आपका टैक्स कितना आ रहा है? सिर्फ 867 ही तो आ रहा है। आपका एएमटी के साथ ही आपका टैक्स कितना आ रहा है? 867,050 आ रहा है। तो ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप नॉर्मल प्रोविजन से जाइए।
और भैया एएमटी से टैक्स 86, एक तो टैक्स भी कम आ रहा है और दूसरा एएमटी क्रेडिट भी मिलेगा, जिसको आगे जाके आप जो है वो सेट ऑफ कर सकोगे। अगले 15 साल तक एएमटी क्रेडिट को आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो एसएससी को नॉर्मल प्रोविजन के साथ में जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? नॉर्मल प्रोविजन के साथ में जाना चाहिए, ना कि आपको 115 बीएससी के साथ। तो लिखिए कंक्लूजन, लिखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखिए। Since as per normal provision of income tax, normal provision of income tax, tax liability is lower, that is tax liability is lower, that is 867,050, that is 867,050. So assessee should not opt section 115 BAC. So assessee should not opt section 115 BAC. 115 BAC के साथ नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन क्वेश्चन, जाम फाड़ क्वेश्चन था। 1 घंटा 6 मिनट लग गए पढ़ के और करने में, पढ़ के और करने में 1 घंटा 6 मिनट लग गए। यस, नॉर्मल ऑप्ट करना चाहिए। परवीन सही बोल रहे हो आप। दासू क्वेश्चन है ना, एकदम दासू वाला। दासू सर, दासू सर, एक दासू सर वही है ना, दासू सर मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स ठोको महाकाल वाले, एक दासू सर करके। पता है, मैंने यूट्यूब पे एक दिन देखा दासू सर का वीडियो। महाकाल के आशीर्वाद से ठोको लाइक, ऐसा बोलते हो। नहीं आएगा, इतना बड़ा टेंशन मत लो। चलिए, और क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, अब आप करोगे, अब आप करोगे। आपको मैंने 5-6 करा के बता दिए कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं करके, ठीक है। एग्जाम में इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 40-50 मिनट लग जाएगा। अगर आपने पहले किया हुआ है तो भी 40 मिनट तो लग ही जाएगा। तो एग्जाम में आना इतना बड़ा नहीं चाहिए। हो सकता है 1-2 एडजस्टमेंट हटा के फिर आ जाए। मुझसे क्या नाराज हो? नहीं। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रघु फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेसिस पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर रघु, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है और उसकी टोटल इनकम निकालनी है। चलिए, सबसे पहले रघु, एज जिसका 62 ईयर्स है, 62 ईयर्स एज है, अमेरिकन सिटीजन है। अब ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो चेक करेंगे, उसके बेसिस पे पता चलेगा ये सीनियर सिटीजन है या नहीं है करके, ठीक है। बिकॉज सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं ना, सीनियर सिटीजन उसको बोलते हैं जो रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 इयर्स और मोर की एज होनी चाहिए। तो ये रेजिडेंट है या नहीं वो अपन देखेंगे, बट ये अमेरिकन सिटीजन है, नागरिकता उसकी वहां पे रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है वो चेक करेंगे। इज एम्प्लॉयड विद द मल्टीनेशनल कंपनी इन द गुरुग्राम, गुरुग्राम की एक कंपनी है, वहां पे ये काम करता है। मिस्टर रघु होल्ड द सीनियर लेवल पोजीशन एज अ रिसर्चर इन द कंपनी सिंस 2009। तो 2009 से ये बंदा क्या कर रहा है, एज अ सीनियर लेवल का जो पोजीशन है वो होल्ड कर रहा है 2009 से। टू शेयर हिज नॉलेज एंड फाइंडिंग इन द रिसर्च एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल टू द अदर ग्रुप कंपनीज आउटसाइड इंडिया व्हाइल कंटिन्यू टू बी बेस्ड एट द गुड़गांव ऑफिस। तो वो क्या करता है कि भैया इंडिया के बाहर भी जाता है ऑफिस के काम के लिए, बट गुड़गांव में काम कर रहा है। बंदा है रघु जो गुड़गांव के ऑफिस में काम करता है। द डिटेल ऑफ हिज ट्रेवल आउटसाइड इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपको दे रखा है, आर एज अंडर। अब आपको 22-23 का डिटेल दे रखा है कि वो कौन सी कंट्री में कितने दिन रहा। तो वो यूएसए गया था, वो 25 अगस्त से लेके और 10 नवंबर तक यूएसए में रहा। यूके में रहा 20 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक, और 10 जनवरी से लेके 24 मार्च है वो आपका जर्मनी में रहा। अब एक बात बताइए, तो मैं यहां पे नंबर ऑफ डेज एक बार कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए ना, कौन सी कंट्री में वो कितने दिन रहा। तो उस कंट्री को हटा देंगे तो बाकी वाला इंडिया में रहा होगा, वैसा अपना नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा।
तो देखिए, अगर आप अगस्त से चालू करते हैं तो 25 अगस्त से बाहर रहा, ऐसा जब इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि यूएसए में इतने दिन रहा, तो इसके मतलब आप इतने दिन यूएसए में रहा, 25 से आप यूएसए कैलकुलेट करिए। तो 25 अगस्त से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो मैं बताऊं आपका अगस्त का 7 डेज रहा, उसके बाद आपका नवंबर का कितने दिन रहा, अगस्त के बाद आपका जो नवंबर है वो नवंबर का पूरा अगस्त के बाद सितंबर का 30 डेज, अक्टूबर का 31 डेज और नवंबर का 10 डेज। तो मैं आपको बोलूं ये 78 डेज रहा। तो 78 डेज है, वो 78 डेज आपका रहा कहां पे, यूएसए में। यूके में रहा 20 दिसंबर से 23 नवंबर। तो 20 नवंबर से 23 दिसंबर। तो एक बात बताइए, नवंबर का आपका 19 डेज हटा दीजिए तो 11 दिन नवंबर का और 23 डेज दिसंबर का, तो 34 दिन है, वो 34 दिन आपका कहां पे रहा, यूके में रहा। उसके बाद जनवरी में आपका 31 माइनस 9 कर दीजिए, 22 जनवरी का, फेब का 28 एंड मार्च का 24, ये आपका 74 डेज रहा। तो इसका मतलब वो इंडिया के बाहर कितने दिन रहा, तो 78 प्लस 74 प्लस 34 इट्स कम्स टू द 186 डेज है, वो इंडिया के बाहर रहा। 186 डेज है, वो 186 डेज आपका इंडिया के बाहर रहा। जब 186 डेज इंडिया के बाहर रहा तो मैं अगर ऐसा निकालना चाहूं स्टे इन इंडिया, इंडिया में कितने दिन रहा, तो 365 डेज माइनस 186 डेज, तो आपके पास में कितने आ जाते हैं, तो कुल मिला के 179 डेज है वो इंडिया में रहा। भाई 179 डेज है वो इंडिया में रहा। यहां तक सही है, किसी का कोई गलत नहीं है, 179 डेज तक वो बंदा इंडिया में रहा। ठीक है, चलिए अपन देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आता है। आगे क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द लास्ट 4 years preceding the previous year 22-23 he was present in India for 380 days। मतलब लास्ट के 4 साल में वो बंदा 380 डेज के लिए और इंडिया में रहा करके। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द लास्ट 7 previous year preceding the previous year 22-23 he was present in India for the 700 days। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 ही अर्न द फॉलोइंग इनकम। इसकी इस साल की ये इनकम आपको दे रखी है। सबसे पहला उसको सैलरी मिला है 15,80,000 का, एंटायर सैलरी इज पेड बाय द इंडियन कंपनी इन हिज इंडियन बैंक अकाउंट। डिविडेंड मिला है 48,000 का फ्रॉम द ट्रीट लिमिटेड सिंगापुर बेस्ड कंपनी विच वॉज ट्रांसफर इन हिज बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। तो सिंगापुर की कंपनी से डिविडेंड मिला है और वो सिंगापुर में ही मिला है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द पंजाब नेशनल बैंक अमाउंटिंग 10,500 was credited in his saving बैंक अकाउंट इन इंडिया। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भैया इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इस साल का। एक बात बताइए, पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, अगर अपन बेसिक कंडीशंस की बात करते हैं तो बेसिक कंडीशन में पहली कंडीशन बोलती है 182 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। तो ये तो 179 डेज रहा। तो मैं बताऊं पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। पहली बेसिक कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई, पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। तो 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, तो ये बेटा 179 डेज रहा। एंड उसके साथ साथ में लास्ट के 4 years में कितना रहना चाहिए, बोलो 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 बोलो, लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में कितना रहना चाहिए, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। भैया लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना चाहिए, बोलो 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 सब लोग। हाँ, लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। तो ये कितने दिन रहा है, ये लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में 380 डेज रहा है। तो 380 डेज है ये रहा है। तो मैं आपको बोलूं सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहां पे सेकेंड बेसिक कंडीशन है वो सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो यहां सेकेंड बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गई। अब एक बात बताइए, आपको एडिशनल कंडीशन पे जाना पड़ेगा। और एडिशनल कंडीशन में पहली एडिशनल कंडीशन तो यह है कि रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। बट एक बात बताओ, ये डेटा अपने पास दे नहीं रखा, अपने पास डेटा दे नहीं रखा कि लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर में कितने साल रेजिडेंट रहा, वो निकाल सकते हैं नहीं। लेकिन उसमें उसकी जो दूसरी एडिशनल कंडीशन है वो क्या होती है कि 7 कितने दिन,
लास्ट के 7 प्रीवियस ईयर में कितना रहना चाहिए आपको? 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। तो लास्ट के 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए। ये लास्ट के 7 ईयर में 700 डेज रहा है। तो एक बात बताऊं, मैं बता दूं, आपकी एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। और जब एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो बंदा क्या माना जाएगा? आर बट एनओआर। क्या माना जाएगा? आर बट एनओआर मींस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा। क्योंकि बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर ली, बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर ली, बट भैया एडिशनल दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। भाई पहले से रिलेटेड तो डेटा नहीं दे रखा, दूसरे से रिलेटेड डेटा दे रखा है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इसका मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो नहीं रही है, बिकॉज बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो उस केस में ये बंदा क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बनेगा बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर कोई बंदा आर एंड ओ आर बन जाता है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है। आर बट एनओआर बन जाता है तो एक तो इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता है, और एक फॉरेन की अगर कोई बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया वाली इनकम है उस पर टैक्स लगता है। बाकी कोई फॉरेन की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, और एनआर के लिए सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है। तो एक बात बताओ, ये आर बट एनओआर बन गया, तो आर बट एनओआर बन गया तो एक तो इसको अगर कोई इंडियन इनकम मिली होगी उस पर टैक्स लगेगा, और दूसरा अगर फॉरेन का कोई बिजनेस इनकम, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है उस पर टैक्स लगेगा। तो एक बात बताओ, उसकी इनकम में क्या है? एक तो सैलरी है जो उसको इंडिया में मिल रही है, तो सैलरी इंडिया में मिल रही है, ये तो इंडियन इनकम है, तो ये तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। यस, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, ये टैक्सेबल होगी। दूसरा एक बात बताओ, अगर आर एंड ओ आर, आर बट एनओआर है करके, ठीक है, आर बट एनओआर, इसके लिए 1 और 2 नंबर इनकम ही टैक्सेबल होती है करके, ठीक है। तो एक बात बताइए, आर बट एनओआर के लिए, जो आर बट एनओआर है उसके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, और फॉरेन की वही वाली जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। अब एक बात बताइए, इसको सिंगापुर बेस्ड कंपनी से डिविडेंड मिला है और सिंगापुर में ही मिला है, तो क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगा? नहीं, ये तो टैक्सेबल नहीं होगा ना, ये तो 3 नंबर इनकम है, ये तो फॉरेन की इनकम है, और जो ये फॉरेन की इनकम है तो ये तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। और इंडिया की दिल्ली में अगर उसका बैंक है और बैंक अकाउंट है, ये वाला इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये वाला इंटरेस्ट है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप यहां पे देखोगे ना, तो देखिए मैंने सैलरी लिया है 15 लाख, उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 14 लाख 50,000 है, वो टैक्सेबल होगा। मैंने फिर आपका ये जो 48,000 है ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड 48,000 received from Singapore based company transfer in his bank account in Singapore is not taxable in India for the resident but not ordinarily resident since the income has neither accrued or arise in India nor it has been received in India। और ये पंजाब नेशनल बैंक वाला जो इंटरेस्ट है ये पहले टैक्सेबल होगा, लेकिन इसका एक डिडक्शन मिलता है 80 टीटीबी में। अब आप बोलोगे आपने कल तो एक सेक्शन में बताया था 80 टीटीए, अब आप बता रहे हो 80 टीटीबी। कल परसों आपको समझ में आ जाएगा कहां 80 टीटीए लगता है, कहां 80 टीटीबी लगता है। ये सीनियर सिटीजन बन गया, क्योंकि रेजिडेंट तो है ही है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर। ये रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर है, तो यहां पे आपका ये जो है आपका क्या बन जाएगा? सीनियर सिटीजन। अब एक बात समझना, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। करेक्शन यह है कि ऊपर तो सैलरी दे रखा है 15,80,000 और यहां पे कंसीडर किया है आपका 15 लाख करके, ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 15 लाख माइनस 50,000, 1450 प्लस 10,500, तो 1450। हाँ, तो आप एक काम करिए, यहां क्वेश्चन में जो 1580 है ना, इसको आप 15 लाख कर दीजिए, इसको आप 15 लाख कर दीजिए, ये 15 लाख कर दीजिए। ऊपर जो सैलरी है उसको आप 15 लाख कर दीजिए। दिस इज वन करेक्शन, इस सैलरी को आप 15 लाख कर दीजिए, ठीक है, 15 लाख कर दीजिए। अब किसी ने ये बोला कि सर एक बात बताइए, 25 अगस्त और 10 नवंबर को इंडिया में कंसिडर नहीं करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज लैंग्वेज क्या बोलती है, लैंग्वेज ये बोल रही है क्लियरली कि भैया पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, ये इंडिया के बाहर है, ऐसा बोला गया है। तो आप 25 को और 10 नवंबर को इंडिया के बाहर मानोगे। देयर में भी पॉसिबिलिटी ना वो 24 को निकला होगा तब यूएसए पहुंचा होगा 25 को। एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है ना, वो तो 24 को निकला होगा, यूएसए जाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो 24 को निकला होगा तब 25 को यूएसए में गया होगा, तो 25 से यूएसए में है। चलिए
हाँ कंप्यूटेड, हाँ सैलरी में जैसे यहाँ पे कंप्यूटेड नहीं दे रखा इसलिए डिडक्शन लिया है, क्योंकि सैलरी आपको सीधा दे रखा है आपकी 15 लाख, तो सैलरी 15 लाख तो आपको 50,000 का डिडक्शन लेना है। यस अशोक कुमार त्रिवेदी आप सही बोल रहे हो। चलिए डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका 50। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मैं 21 का भी आपको रेगुलर बैच का सॉल्यूशन डाल रहा हूं, बट उसमें एक फर्क है, ध्यान रखना। यहां पे लिखा हुआ है डीए फॉर्म पार्ट ऑफ द पे ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मींस डीए इन टर्म्स है, डीए इन टर्म्स है, इन टर्म्स है डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। लेकिन जो मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूं ना उसमें डीए नॉट इन टर्म्स है। मैं जो सॉल्यूशन डाल रहा हूं सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल रहा हूं पूरा एग्जॉस्टिव वे में, बट उसमें मैंने डीए नॉट इन टर्म्स लिया है, क्योंकि ये लाइन को मैंने वहां पे गायब कर रखा है। इन द रेगुलर बैच की बुक में ये लाइन नहीं दे रखी, बट यहाँ पे दे रखा है डीए फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, मींस इन टर्म्स है। मेरे क्वेश्चन में नॉट इन टर्म्स है, तो कुछ आपका आंसर चेंज आएगा, तो ऐसे डरना मत आंसर चेंज कैसे आ गया करके, ठीक है। ओनली ड्यू टू द डीए इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स की वजह से आपका आंसर चेंज होगा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्लैब यहां पे पे स्केल है शायद। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपको सैलरी का इनकम निकालना है। तो देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स इज अ रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द रामा एंड कंपनी इन द गुड़गांव। गुड़गांव में एक कंपनी है रामा एंड कंपनी, और उसका एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स। He was appointed on 1/1/2022 को अपॉइंट हुआ था। इन द स्केल ऑफ द 20,000, 1,000 एंड 30,000, मींस उसका सैलरी पहले 20,000 रहेगा, हर साल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा 1,000, और कब तक बढ़ेगा, जब तक कि उसका सैलरी 30,000 ना हो जाता। He is paid 10% DA and bonus equivalent. He is paid 10% DA, मींस उसका जो भी सैलरी है उसका 10% उसका DA है, एंड बोनस इक्विवेलेंट टू द 1 month पे बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ द मार्च एवरी ईयर, मींस जो भी आपका मार्च महीने का सैलरी रहेगा उतना उसको बोनस मिल जाएगा। तो उसको जो बोनस मिलेगा वो मार्च महीने का जो सैलरी रहेगा उतना उसको बोनस मिलेगा। He contribute 15% of his pay and DA towards his recognized provident fund and the company also contribute the same amount. ये लोग आरपीएफ में पैसा डाल रहे हैं। आरपीएफ में जो भी उनका बेसिक है प्लस डीए है उसका 15% है, ये लोग डाल रहे हैं। आरपीएफ में खुद भी डाल रहा है एज वेल एज कंपनी भी डाल रही है। कंपनी भी उतना ही डालती है, ये भी खुद भी इतना डालता है। आगे क्या दे रखा है, ही इज प्रोवाइडेड अ फ्री हाउसिंग फैसिलिटी। देखो यहां हाउस फैसिलिटी आ गया, हाउस फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, यहां घर आ गया। वो लेते थे ना 7.5% और 10% और 15% ऑफ सैलरी, या फिर अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो आपका 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। तो देखिए, he provides rent free housing facility which has been taken on rent by the company at 10,000 per month। तो कंपनी ने ये भाड़े पे लेके इसको दिया है, तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है उतने का टैक्सेबल बेनिफिट होगा हाउस फैसिलिटी का, करेंगे। उसके बाद he is also provided with the following facility, इसको और क्या फैसिलिटी दी है, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप का फैसिलिटी दिया है। लैपटॉप का फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होता है, लैपटॉप और कंप्यूटर का फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद कंपनी रीएम्बर्स द मेडिकल बिल, ट्रीटमेंट बिल ऑफ हिज ब्रदर 25,000 हु इज अ डिपेंडेंट ऑन हिम। अब एक बात बताओ, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट में सीधा सा ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में हुआ, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हुआ तो एग्जेम्प्ट है, बाकी ये टैक्सेबल होगा। तो ये 25,000 है, ये तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद The monthly salary of 1,000 of a housekeeper is reimbursed by the company। अब एक बात समझिए, हाउसकीपर रखा है, हाउसकीपर रखा है मतलब कुल मिला के कोई सर्वेंट वगैरह रहेगा, और उसका एक महीने का जो सैलरी है वो कितना है 1,000, तो 12 मंथ का हुआ 12,000, और ये कंपनी दे रही है। ये तो ऐसा परक्यूजिट हो गया, अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं है करके, ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो परक्यूजिट है वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद गिफ्ट वाउचर ऑफ 10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी, तो 5,000 से ज्यादा है तो ये भी टैक्सेबल होगा करके, ठीक है। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस उसको दिया, कन्वेंस अलाउंस मींस ये कुत्ता टीसी उधर है वाली बात हो रही है, कुत्ता टीसी उधर है में आ रहा है कन्वेंस। 1,000 पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स द एक्चुअल रीएम्बर्समेंट, मतलब एक्चुअल रीएम्बर्समेंट का मतलब क्या हुआ, खर्चा भी इतना ही हुआ होगा।
तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, टीसी, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, डेली अलाउंस होता है, हेल्पर अलाउंस होता है एंड रिसर्च अलाउंस होता है, उसमें जितना एक्चुअल खर्चा करते हो उतना लेस हो जाता है। तो यहां पे एक बात समझिए, एक्चुअल खर्चा भी आपका इतना ही हुआ होगा 12,000, और 12,000 का आपको मिला है क्योंकि 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ इट्स कम्स टू द 12,000, और एक्चुअल खर्चा भी उतना ही हुआ होगा तो उतना ही आपका लेस हो जाएगा। He is provided personal accidental policy for which premium 5,000 is paid by the company। ये मैंने अभी आपको लिखवाया, ये एग्जेम्प्ट होता है। जो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम है वो अगर पे किया तो वो एग्जेम्प्ट है। ही इज गेटिंग टेलीफोन अलाउंस, देखो टेलीफोन फैसिलिटी होता तो एग्जेम्प्ट होता, टेलीफोन फैसिलिटी होता तो एग्जेम्प्ट होता, यहां अलाउंसेस की बात कर रहे हैं तो टेलीफोन अलाउंस जो होता है वो पूरा टैक्सेबल होगा। टेलीफोन अलाउंस है, अलाउंस में देखो वो कुत्ता टीसी उधर है उतने ही एग्जेम्प्ट थे, कुत्ता टीसी उधर है उसके अलावा कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है, तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये अलाउंस है तो अलाउंसेस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, अलाउंस है, टेलीफोन फैसिलिटी होता, परक्यूजिट होता तो एग्जेम्प्ट था, टेलीफोन मोबाइल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है बट अलाउंस है तो वो टैक्सेबल होगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, एक 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 चीज लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बंदे का नाम क्या है, मिस्टर एक्स करके, एक्स, क्वेश्चन नंबर 22। तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर आपकी बुक का 41। एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको समझ में तो आ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहे हो वो, ठीक है, या ऐसे ही मैं करा रहा हूं और आप कॉपी मार रहे हो? हाँ बाबू एक बात बताओ, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको समझ में तो आ रहा है ना, या फिर ऐसे ही मैं बोल रहा हूं और आप कॉपी मारे रहे हो? ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ, फैसिलिटी और अलाउंसेस में डिफरेंस मैंने उस दिन बताया था ना, अलाउंसेस फिक्स अमाउंट रहेगा, हर महीने मिलेगा, आप खर्चा करो या ना करो, दैट इज अलाउंस, अलाउंस में अलाउंस लिखा होगा। बाकी फैसिलिटी है वो सब परक्यूजिट है। हाउसकीपर वाला, निधि बोल रही है सर इजी तो है, इजी है, कोई बोल रहा है डिफिकल्ट, कार्तिक को डिफिकल्ट लग रहा है करके, ठीक है, ये टॉपिक ऐसा ही है, ठीक है, ये जो है ये टॉपिक ऐसा ही है, इसमें कैसा है ना, ये टॉपिक देखो किसी किसी को इजी लगेगा, किसी किसी को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें क्या है ना, ऐसे लॉजिकल ज्यादा नहीं है ना, स्टैंडर्ड है, मैं आपको भाई 50,000 डिडक्शन लेना है, ये करना है करके, ठीक है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है बट टॉपिक इजी है करके। टॉपिक मतलब इजी कैसा है ना, थोड़ा याद करने जैसा टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा याद रिटेन करने वाला है, थोड़ा रट्टा मारने वाला टॉपिक है, ठीक है, वैसा है। बट बाकी जैसे कैसे कैपिटल गेन में लॉजिकल चीजें थी हर जगह। चलिए अब एक बात समझना, अपन मिस्टर एक्स का क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, सो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, गिफ्ट ऑन मैरिज एग्जेम्प्ट होता है, अरे खजूर वो आईएफओएस में होता था, यहां तो सैलरी में एम्प्लॉयड ने दिया वो हमेशा सैलरी में टैक्सेबल होगा बाबू। इसको क्या ना अदर सोर्सेज का याद आ गया कि बोलो अरे सर वो तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी बढ़ाया था आपने, उसमें तो एग्जेम्प्ट होता था। अरे वो शादी वाला जो है ना, वो शादी वाला गिफ्ट ऑन मैरिज जो है वो वहां अदर सोर्सेज में एग्जेम्प्ट होता है अगर शादी पे मिलता है, यहां तो एम्प्लॉयड से तो कभी भी कुछ भी मिलता है, हमेशा सैलरी में जाएगा। तो चलिए एक 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 चीज लेंगे अपन। चलिए साथ में लिखिए, सबसे पहला बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी आपका जो है वो 2,43,000 आएगा। बेसिक सैलरी आपका 2,43,000। अब आप बोलोगे 2,43,000 आपने कैसे निकाल दिया? चलो मैं पहले बेसिक सैलरी सिखाता हूं। इधर देखो, इधर देखो बेसिक सैलरी कैसे आया, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। एक बात बताओ, उसने जॉब ज्वाइन कब किया था? हो सकता है 243 ना हो यार, इधर देखो, उसने जॉब ज्वाइन कब किया था? 1 जनवरी 2022। इधर देखो, इधर देखो, बेसिक सैलरी निकालना सिखा रहे हैं। तो 1 जनवरी 2022 को उसने जॉब ज्वाइन किया था, तो एक साल कब कंप्लीट होगा भाई? पे स्केल दे रखा है इसमें, तो एक साल आपका जो कंप्लीट होगा वो होगा 31 दिसंबर 2023 को। हाँ भाई, 1 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया था, 1 जनवरी 2022। अरे यार 1 जनवरी तो 2022 तो या 31 दिसंबर 2022 ही होगा ना, 2022। उसके बाद 1 जनवरी 2023 से लेके और आपका
31 दिसंबर 2023। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, खुशी क्या बोल रही है बेटा, इधर देख। अब एक बात बताओ, उसने जॉब ज्वाइन किया था तब उसका सैलरी कितना था? 20,000 रुपीज पर मंथ। तो 20,000 रुपीज पर मंथ, और अगले साल हो जाएगा 21,000 रुपीज पर मंथ। अब एक बात बताओ, अपने अगर एग्जाम के लिए बात करूं तो अपने एग्जाम के लिए 1 अप्रैल 2022 से लेते हैं, प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर यहां से लेंगे। तो यहां से 1 अप्रैल 2022 से लेके और यहां पे आएगा आपका 31 मार्च 2023। तो मैं बताऊं आपका 9 महीना तो ये वाला और 3 महीना ये वाला, तो आपका सैलरी कितना होगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ प्लस 21,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ। तो आपका आ गया 1,80,000 प्लस 63,000, तो आपका हो गया 2,43,000। आया 243। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। 2,43,000, क्योंकि अपन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लेंगे। खुशी ऐसा नहीं है, जब कुछ भी डीए के बारे में नहीं दे रखा तो नॉट इन टर्म्स लेने का, नॉट इन टर्म्स लेने का, ऐसा मैंने बताया था। चलिए, तो 243 आपका आ गया बेसिक सैलरी, तो स्टेटमेंट में लिख लीजिए 2,43,000। उसके बाद दूसरा है आपका डीए, और डीए में देखिए 10% ऑप्स बेसिक सैलरी दे रखा है। तो बेसिक सैलरी का 10%, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बेसिक सैलरी का 10% ये आपका 24,300 हो जाएगा। उसके बाद बोनस इक्विवेलेंट टू बेसिक सैलरी ऑफ द मार्च दे रखा है, तो बोनस बेसिक सैलरी ऑफ द मार्च, तो ये तुम्हारा मार्च मंथ सैलरी। तो मार्च महीने का सैलरी कितना होगा? तो मैं बताऊं, मार्च महीने का आपका जो सैलरी है वो आपका मार्च महीने का सैलरी 21,000 होगा। तो 21,000 है, ये आपका बोनस आ गया। 21,000 आपका बोनस आ गया, 21,000 बोनस। उसके बाद चलिए, बोनस के बाद अपन जो दे रखा है, बोनस के बाद इन्होंने हो गया ये। उसके बाद में आपका आरपीएफ में पैसा डाला, तो आरपीएफ में पैसा डाला, तो अब एक बात समझिए, आरपीएफ में आपने पैसा कितना डाला? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर करते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स आरपीएफ, आरपीएफ का मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसने डाला है 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 15% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। तो एक बात बताओ, आपका 243 प्लस आपका 24,300, उसका 267,300 का 15% डाला है। तो 267,300 का 15% देखेंगे तो आपका आ गया 4,095। इसमें से आपका एग्जेम्प्ट कितना होता है? अप टू 12%, अप टू 12% ऑफ सैलरी। और सैलरी की डेफिनेशन में लेते हैं बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। अब एक बात बताओ, इसमें यह बोला हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में कि ये डीए इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है। खुशी, यहां पे ये नहीं बोला हुआ कि डीए इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है, तो नॉट इन टर्म्स मानेंगे। जब कुछ भी नहीं दे रखा तो नॉट इन टर्म्स मानेंगे। कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कुछ दे ही नहीं रखा तो नॉट इन टर्म्स मानेंगे। तो मेरे को 12% किसका लेना है? फिर सिर्फ बेसिक का लेना है। तो बेसिक कितना है आपका? 2,43,000, इसका 12% तक आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 29,000 और 160 माइनस 49,500 935 10,935।
बोनस बेसिक पे दिया है ना, उसने बोला है कि बेसिक पे का मार्च मंथ का ऐसा दे रखा है, तो ये आ गया आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ। उसके बाद में फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप, मैं इधर ही लिख लेता हूं एग्जाम्प्ट, नोट ना लिख के इस बार मैं इधर ऊपर ही लिख लेता हूं, ठीक है। तो फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप का फैसिलिटी दिया है, एग्जाम्प्ट है। लैपटॉप का फैसिलिटी घर का लास्ट में करेंगे, घर का लास्ट में करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर, और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर 25,000 है। उसके बाद हाउसकीपर फैसिलिटी, हाउसकीपर फैसिलिटी जो है वो आपका 1,000 पर महीने का है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 महीने का 12,000 हो जाएगा। हाउसकीपर के बाद आपका गिफ्ट वाउचर, तो गिफ्ट वाउचर 10,000 का है, पूरा टैक्सेबल कर दीजिए। गिफ्ट वाउचर के बाद कन्वींस अलाउंस दे रखा है, तो अलाउंस तो टैक्सेबल होता है, बट जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट होगा। तो कन्वींस अलाउंस है वो एक्चुअली 1,000 रुपया 12 महीने का, तो 12 महीना लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो आपका 12,000 है, तो यहां पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। देखो आरपीएफ में भैया आपका बेसिक प्लस डीए का 15% डाला है, एग्जेम्प्ट कितना होता है 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी में सैलरी प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन लेते हैं। डीए के बारे में कुछ दे नहीं रखा, तो मैंने सीधा डीए को नॉट इन टर्म्स मानने का। चलिए कन्वेंस अलाउंस है वो आपका 12,000 पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। उसके बाद आपका पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का कुछ दे रखा है, प्रीमियम, ये एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद टेलीफोन अलाउंस दे रखा है, और टेलीफोन अलाउंस दे रखा है, अलाउंसेस तो टैक्सेबल होता है हर बार, मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपका 6,000 हो गया। आई थिंक सब हो गया अदर देन हाउस फैसिलिटी, लास्ट बचा है हाउस फैसिलिटी सिर्फ। अब अपन लेंगे हाउस फैसिलिटी, और हाउस फैसिलिटी के लिए अपन वर्किंग नोट नंबर 2 बना देते हैं। मान लो ये बेसिक सैलरी के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 था, तो अब अपन हाउस फैसिलिटी के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बना देते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2 पे चलेंगे, दैट इज रिलेटेड टू रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो वर्किंग नोट नंबर 2 इज रिलेटेड टू रेंट फ्री, दैट इज हाउस फैसिलिटी। अब एक बात समझिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन में ये हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है हायर्ड बाय एम्प्लॉयर में? पहला 15% ऑफ सैलरी, और दूसरा एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर whichever is lower। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉयर इसका 10,000 पर मंथ दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ का, तो ये तो आपका 1,20,000 आ गया। बट अब अपने को लेना है सैलरी का 15%, बट सैलरी का मतलब क्या? तो मैंने आपको बताया था सैलरी का मतलब यहां पे बीडीबी एसीएम लेना पड़ता है हाउस फैसिलिटी में। तो मैं यहां पे बीडीबी एसीएम लेने गया, बीडीबी एसीएम। अब एक बात समझिए, बीडीबी एसीएम का मतलब सबसे पहले बेसिक ले लीजिए। तो आपके क्वेश्चन में बेसिक दिया हुआ है, बेसिक कितना दे रखा है 243।
तो बेसिक है वो आपका 243 है। अब एक बात समझिए, डीए इन टर्म्स है तो ही लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। बोनस दे रखा है, यस बोनस दे रखा है ना 21,000। उसके बाद क्या कोई अलाउंसेस है या नहीं जो टैक्सेबल है? ए का मतलब होता है अलाउंसेस। कोई अलाउंसेस है या नहीं जो टैक्सेबल है? आंसर इज यस, एक अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस। आई थिंक अलाउंस कन्वेंस भी था, वो एग्जाम था, बट टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल होगा, तो 6,000 आपका अलाउंस है टैक्सेबल। कमीशन कुछ दे नहीं रखा और कोई मॉनेटरी इनकम नहीं है, बाकी सब परक्यूजिट है। तो इसकी टोटल हुई 243 प्लस 21,000 प्लस 6,000, इट्स कम्स टू द 2,70,000 का इसका पूरे साल का सैलरी है। तो आप क्या करेंगे, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, दैट्स कम्स टू द 40,500। आप इसमें से विच एवर इज लोअर कर देंगे तो 40,500 आपका यहां पे है, वो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा 40,500। कुछ भी नहीं दे रखा है खुशी, तो नॉट इन टर्म्स, हमेशा कुछ नहीं दे रखा है डीए के बारे में, नॉट इन टर्म्स। कुछ नहीं दे रखा है तो आप उसको नॉट इन टर्म्स मानेंगे। चलिए, तो 40,500 40,500 आया यहां पे। तो 40,500 आपका हाउस फैसिलिटी। अब इसको टोटल कर दीजिए, दैट इज कॉल योर ग्रॉस सैलरी। ये तुम्हारा ग्रॉस सैलरी है। तो ग्रॉस सैलरी कितना हुआ, 243 प्लस 24,300 प्लस 21,000 प्लस 10,935 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 40,500, इट्स कम्स टू द, कितना आया था तुम्हारा, 3,19,000 समथिंग आया। कितना है, 392,735। तो 3,92,735 माइनस ले लीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, और यहां पे लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ले लीजिए, ये लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नेट सैलरी। ले लीजिए, आपको मिल जाएगा नेट सैलरी। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करिए। चलिए, 40,500 टैक्सेबल अमाउंट था ना बाबू हाउस फैसिलिटी का। चलो क्वेश्चन नंबर 23 रीड करिए आप लोग। मिस्टर ए एकदम जाम फाड़ वाला क्वेश्चन है करके, ठीक है। बोलते हैं जाम फाड़ क्या होता है, जाम फाड़ मतलब खतरनाक वाला। देखिए, जाम तारा वाला, चीजों को समझना और चीजों को समझोगे तो बहुत मजा आएगा करके, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए अ डीलर इन शेयर। तो पहली चीज तो मिस्टर ए जो है वो काम करता है बाबू, शेयर का डीलर है, मतलब शेयर में ट्रेड करता है।
तो शेयर अगर उसके पास में कोई भी रहेगा तो वो स्टॉक इन ट्रेड रहेगा, शेयर जो रहेगा वो स्टॉक इन ट्रेड रहेगा। तो ये बंदा शेयर में डीलर है, तो डीलर इन शेयर मतलब शेयर स्टॉक इन ट्रेड रहेगा, बाकी कोई भी असेट है वो कैपिटल असेट। चलिए हुआ क्या, रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बीबी, थारा भाई फ्रेंड करके, ठीक है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इतने सारे गिफ्ट कर दिए। मैं कितना भला आदमी हूं, मिस्टर ए को मैंने गिफ्ट किया। क्या क्या गिफ्ट किया, फ्रेंड को गिफ्ट किया। आपको बताना है टैक्सेबल होगा या नहीं करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला उसको मैंने कैश गिफ्ट दिया 75,000 का ऑन हिज एनिवर्सरी। बंदे का मिस्टर ए का एनिवर्सरी था, मैंने 75,000 रुपए का गिफ्ट दिया। मुझे बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। 75,000 का कैश गिफ्ट दिया ए को बी ने एनिवर्सरी पे, बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। हाँ बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, बताइए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। वाओ बाबू, सब लोगों ने बोला टैक्सेबल। लव यू ऑल यार, क्या दिमाग लगाया तुमने। इट्स टैक्सेबल, सीधी सी बात है। मनी मिला है 50,000 से ज्यादा, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आता नहीं है, तो इट इज अ टैक्सेबल। उसके बाद देखिए उसको बुलियन मिला, द फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 का ऑन हिज बर्थडे। भैया बी का कुछ ऐसे कनेक्शन है, एनिवर्सरी पे 75,000 गिफ्ट दिया है, बुलियन और दे दिया भाई साहब, बुलियन और दे दिया 60,000 का, और बुलियन दिया तो बुलियन भी तो मूवेबल असेट में आता है। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। तो ये टैक्सेबल या नहीं, ये भी टैक्सेबल करके, ठीक है। तो बुलियन भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, इसको एक और गिफ्ट मिला। क्या, ये जो मिस्टर बी है ये गिफ्ट कर रहा है ए को, क्या गिफ्ट किया, तीसरा, अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन द 1 जुलाई 2022 को गिफ्ट कर दिया। द stamp value of which is 5 lakh on that date, Mr. B has purchased the land in April 2009। भाई उसने अप्रैल 2009 में बी ने खरीदा था, बट ए को अभी गिफ्ट मिला जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है। मुझे ये बताओ ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं, ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा करके, ठीक है। ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला है फ्रेंड से और जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है। मुझे बता दीजिए ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। आंसर इज यस, ये टैक्सेबल होगा ना, ये भी तो टैक्सेबल होगा। इसमें डिफरेंस कहां आ रहा है, ये तो गिफ्ट में मिला है तो एचडीबी 50,000 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। खरीदा थोड़ी है, खरीदा होता तो डिफरेंस देखते, तो ये भी टैक्सेबल होगा। तो मैं बता दूं ये भी टैक्सेबल। तो ये तीन जो इनकम है ये कहां जाएगी, मिस्टर ए के हाथ में आईएफओएस में जाएगी, 56/10 में जाएगी। कहां पे जाएगी, 56/10 में। तो 75,000 टैक्सेबल, 60,000 टैक्सेबल, एंड उसके साथ साथ में तुम्हारा 5 लाख है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा करके, ठीक है। तो यहां पे भैया ये तीनों चीजें आईएफओएस में जाएगी, टैक्सेबल होगा मिस्टर ए के हाथ में। उसके बाद ये पॉइंट क्या बोलता है, अब ये देखना, ये स्टॉक की बात करेगा। मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज ऑल्सो डीलर इन द शेयर। भाई ये मिस्टर ए जो है ये भी तो, एक भी तो शेयर का डीलर है, और ये इसका एक फ्रेंड है मिस्टर सी, वो भी शेयर इन डीलर है। तो ये डीलर है, दोनों शेयर के डीलर है। तो ये जो अब खरीद रहा है शेयर, वो तो स्टॉक इन ट्रेड खरीद रहा है। तो देखिए Mr. A purchased from his friend Mr. C, who is also dealer in share, 1,000 share of X Limited at 400 each on the 19 June 2022. And fair market value जिसका 600 each है on that day, Mr. A sold this share in the course of his business. एक बात बताओ, अगर आप एज अ स्टॉक इन ट्रेड कुछ परचेज कर रहे हो तो 56/10 तो नहीं लगेगी। मींस इसमें आईएफओएस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 56/10 नहीं लगेगी। ये जो भी इनकम होगी वो बिजनेस में चली जाएगी। ये भले आपने लो कंसिडरेशन पे खरीदा, मैंने बताया था ब्यूटीफुल ज्वेलर्स वाले एफएमवी से कम पे खरीद रहे थे, तो भी आईएफओएस में टैक्स नहीं लग रहा था। आईएफओएस में टैक्स नहीं लगेगा, यहां पे आईएफओएस में टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये शेयर खरीद रहा है एज अ डीलर। एज अ डीलर खरीद रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में भैया इनका पीजीबीपी में जो टैक्स लगना है वो पीजीबीपी में लगेगा। जब भी सेल करेगा तो उस केस में पीजीबीपी में लगेगा, आईएफओएस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे क्या पूछा है, क्योंकि हमको तो उन्होंने बिजनेस की इनकम निकालने का पूछा नहीं है, हमको नीचे लास्ट में पूछा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन निकालना है। तो बिजनेस का तो हमको कुछ करना ही नहीं है, तो इसको अपन चौकड़ी मार देंगे कि इसको अपने को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया, आगे क्या किया, फर्दर ऑन द 1 नवंबर 2022, इस साल में 1 नवंबर 2022 को मिस्टर ए टुक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज ऑफिस बिल्डिंग उसने खरीदा है।
बुक्ड बाय हिम 2 years बैक एट 20 लाख, 2 साल पहले बुक किया था, 20 लाख में उसने खरीदा है, इस बार एक प्रॉपर्टी खरीदी है 20 लाख में। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 1 November 2022, 1 November 2022 को जब उसने खरीदा उस टाइम पे 32 लाख है। एंड द डेट ऑफ बुकिंग, जिस दिन बुकिंग किया था, मींस अग्रीमेंट किया था पहले, उस टाइम 23 लाख था। एंड ही हैड पेड द 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। एक बात बताओ, जब उसने बुकिंग किया था उस टाइम पे, बुकिंग मींस अग्रीमेंट किया था, उस टाइम पे उसने 1 लाख अकाउंट पे ही चेक से पे कर दिया था, तो मैं बताऊं यहां पे एसडीवी जो है वो आप अग्रीमेंट की डेट की ले सकते हो। तो यहां पे एसडीवी आपको कितना लेना पड़ेगा, 23 लाख, और आपने खरीदा कितने में, 20 लाख में, डिफरेंस कितना है, 3 लाख है। तो यहां आईएफओएस में टैक्स लगेगा, आंसर इज चेक करेंगे। आईएफओएस में टैक्स कब लगता है, दो चीजों में, पहला तो आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, यहां डिफरेंस आपका 3 लाख है, और दूसरी चीज आपका एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 20 लाख का 110% कितना होता है, 22 लाख। क्या एसडीवी उससे ज्यादा है, आंसर इज यस। तो मैं बताऊं ये जो बायर है मिस्टर ए, इसके हाथ में ये 3 लाख भी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो 3 लाख है, ये 3 लाख भी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, ये 3 लाख है, ये भी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो आईएफओएस में टैक्सेबल वाली इनकम कौन कौन सी है, ये ऊपर जो 3 गिफ्ट मिले थे फ्रेंड से, ये तीनों टैक्सेबल है। मींस आपका 75, दूसरा 60 और ये 5 लाख, ये टैक्सेबल, और ये डिफरेंस 3 लाख है, ये भी आईएफओएस में टैक्सेबल। अब क्या हुआ, On 1st March 2023 he sold the plot of land at फरीदाबाद for the 7 लाख। एक बात बताओ, उसके फ्रेंड से जो उसको प्लॉट मिला था, इसके फ्रेंड से जो प्लॉट मिला था गिफ्ट में, उसको आगे बेच दिया उसने 7 लाख में, 7 लाख में। एक बात बताओ, व्हेन ही रिसीव द प्लॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो मैं बोलूं 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स लगा था भाई, 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स लगा था एसडीवी पे, तो जितने पे 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स लगेगा वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो जब वो 7 लाख में बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, जिस एसडीवी पे आईएफओएस में टैक्स लगा था, तो फरीदाबाद वाला जो प्लॉट था, फरीदाबाद वाला जो प्लॉट था उसकी एसडीवी 5 लाख थी, 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स लगा तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा करके, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, इसका मतलब भैया अब आपको कैपिटल गेन में 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए आईएफओएस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो रही है, देखिए एक तो आपका कैश गिफ्ट मिला फ्रेंड से 50,000, वो एक 60,000 का बुलियन मिला फ्रेंड से, वो एक 5 लाख जो फरीदाबाद वाली लैंड है वो आईएफओएस में जाएगा। ये शेयर्स वाला नहीं जाएगा, शेयर्स वाला नहीं जाएगा, शेयर्स वाला जो है वो क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है तो 56,210 नहीं लगता, और ये डिफरेंस 3 लाख है, ये जाएगा, इतना आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, ये जो फरीदाबाद का प्लॉट है इसका एसडीवी 5 लाख था, एसडीवी पे आईएफओएस में टैक्स भरा, तो यही आपके कैपिटल गेन के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, और 2 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। 2 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आ जाएगा, ठीक है।